जरा सोचिए, चीन के तियानजिन शहर में एक ही मेज पर दुनिया के कुछ सबसे पावरफुल लीडर्स बैठे हैं। शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी। ये कोई आम मीटिंग नहीं है, ये है 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन। और यहाँ जो भी फैसले हो रहे हैं ना, वो आने वाले समय में ग्लोबल पॉलिटिक्स की दिशा बदल सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि इस बैठक के असली मायने क्या हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये सिर्फ एक और सालाना बैठक है, या फिर हम अपनी आंखों के सामने इतिहास को बदलते हुए देख रहे हैं। क्या ये जो शंघाई सहयोग संगठन है यानी एससीओ, ये पश्चिमी देशों के दबदबे को चैलेंज करने वाला एक नया पावर सेंटर बन रहा है? इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें इसे एक ग्लोबल चेस बोर्ड की तरह देखना होगा। अब सवाल यह है कि 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चलने वाले इस समिट पर सबकी नजरें क्यों टिकी हैं? आखिर इसमें इतना खास क्या है? इसलिए क्योंकि ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब पूरी दुनिया ट्रेड वॉर्स, सैंक्शंस और बदलते हुए पॉलिटिकल समीकरणों से जूझ रही है। तो ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं, बल्कि एक ऐसा स्टेज बन गया है जहां से ग्लोबल पॉलिटिक्स का फ्यूचर स्क्रिप्ट लिखा जा सकता है। जी हाँ, ये एक ग्लोबल शतरंज की बिसात जैसा ही है, जहां हर चाल के पीछे एक बड़ा मकसद छिपा है। इस बोर्ड पर हर देश एक खिलाड़ी है और हर कोई वर्ल्ड स्टेज पर अपना दबदबा बढ़ाने के लिए अपनी सबसे अच्छी चाल चल रहा है। यहाँ हर मुलाकात, हर बयान और हर समझौते के काफ़ी गहरे मतलब हैं। तो आखिर इस गेम के रूल्स क्या हैं और इसके मेन प्लेयर्स कौन हैं? इस गेम और इसके प्लेयर्स को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भाई ये एससीओ आखिर है क्या चीज़। तो देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी 2001 में। तब चीन और रूस ने मिलकर इसे सेंट्रल एशिया में सिक्योरिटी पर फोकस करने के लिए बनाया था। फिर 2017 में एक बड़ा मूव हुआ जब इंडिया और पाकिस्तान इसमें शामिल हुए और इसका कद एकदम से बढ़ गया। कहानी यही नहीं रुकी। 2023 में ईरान फुल मेंबर बना और 2024 में बेलारूस भी जुड़ गया, और देखते ही देखते ये दुनिया के सबसे बड़े रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में से एक बन गया। अच्छा, इस ऑर्गेनाइजेशन की ना एक कोर आइडियोलॉजी है जिसे कहते हैं शंघाई स्पिरिट। अब ये है क्या? बेसिकली इसका मतलब है आपसी विश्वास, आपसी फायदा और अलग अलग सभ्यताओं का सम्मान करना। और पता, यही चीज इसे वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन से काफी अलग बनाती है, क्योंकि ये सहयोग पर जोर देती है, ना कि किसी एक देश की आइडियोलॉजी दूसरों पर थोपने पर। तो अब आते हैं एससीओ की कहानी के दो सबसे मेन किरदारों पर, रूस और चीन। इन दोनों की जो बढ़ती दोस्ती है ना, वही इस ऑर्गेनाइजेशन को वो ताकत दे रही है जिस पर आज पूरी दुनिया की नजर है। और इस इरादे को प्रेसिडेंट पुतिन का एक बयान बिल्कुल साफ कर देता है। वो कहते हैं, हम ब्रिक्स के अंदर चीन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि ग्लोबल आर्किटेक्चर के एक की पिलर के रूप में इसकी भूमिका बढ़े। मतलब साफ है, उनका लक्ष्य एससीओ और ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करके एक ऐसी दुनिया बनाना है जिसका सेंटर ऑफ पावर वेस्ट में ना हो। और इनका प्लान ना एक एंटी वेस्ट प्लेबुक जैसा लगता है। इसमें क्या क्या है? सबसे पहले वेस्टर्न देशों के इकोनॉमिक सैंक्शंस को मिलकर विरोध करना। फिर जोर दिया जा रहा है डी-डॉलराइजेशन पर, यानी ग्लोबल ट्रेड से यूएस डॉलर का दबदबा खत्म करो और अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करो। इसके अलावा उनकी मांग है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में सुधार किए जाएं, क्योंकि उन्हें लगता है ये वेस्ट के कंट्रोल के टूल्स हैं। और हाँ, सबसे बड़ा लक्ष्य एससीओ को नेटो के जवाब में एक मजबूत सिक्योरिटी अलायंस के तौर पर खड़ा करना। लेकिन इस शतरंज की बिसात पर एक और बहुत बड़ा खिलाड़ी है जो अपनी चालें ना बड़ी फूंक फूंक कर चल रहा है, और वो है भारत। भारत के लिए एससीओ में होना एक बहुत ही नाजुक बैलेंसिंग एक्ट है। आप कह सकते हैं एक डिप्लोमेटिक रस्सी पर चलने जैसा। और इस समिट की एक बहुत जरूरी बात है प्रधानमंत्री मोदी का 7 साल में पहला चीन दौरा। ये विजिट अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट है। सोचकर देखिए, गलवान संघर्ष के बाद और अमेरिका के साथ इस वक्त जो थोड़े तनावपूर्ण रिश्ते हैं, उसके बीच ये बैठक रिश्तों को नॉर्मलाइज करने की एक कोशिश मानी जा रही है। तो भारत ये बैलेंसिंग एक्ट कर कैसे रहा है? देखिए, एक तरफ तो वो एससीओ और ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर रूस और चीन के साथ रीजनल सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी पर बात कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ वो क्वाड में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ पार्टनर है इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी के लिए। यही भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। इसका रुख एंटी वेस्टर्न नहीं बल्कि नॉन वेस्टर्न है। मतलब भारत किसी कैंप का हिस्सा नहीं बनना चाहता, वो बस अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को सबसे ऊपर रखता है। और भारत के इस बैलेंसिंग एक्ट को समझने के लिए जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, $68.7 बिलियन। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है,
ये पिछले साल भारत और रूस के बीच हुआ रिकॉर्ड ब्रेकिंग ट्रेड है। तेल, फार्मा, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स सब मिलाकर, और ये सब हुआ वेस्टर्न दबाव के बावजूद। ये आंकड़ा साफ दिखाता है कि इकोनॉमिक रिश्ते कितने जरूरी हैं और भारत क्यों किसी एक खेमे के साथ बंद कर नहीं रह सकता। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भारत हर बात पर हाँ में हाँ मिलाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI। एससीओ डिक्लेरेशन में नई दिल्ली ने इसको एंडोर्स करने से साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें भारत की संप्रभुता से जुड़े मुद्दे हैं। ये दिखाता है कि जब बात राष्ट्रीय हितों की आती है तो भारत कोई समझौता नहीं करता, चाहे प्लेटफॉर्म कोई भी हो। तो अब तक हमने एससीओ के अंदर के प्लेयर्स की बात की, लेकिन इस गेम को जो बाहर से देख रहे हैं, मतलब अमेरिका और यूरोप, उनकी क्या चिंताएं हैं, वो क्या सोच रहे हैं? एक एनालिसिस है यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस का, जो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव को काफ़ी अच्छे से बताता है। इसके मुताबिक एससीओ को एक की डिप्लोमैटिक प्लेटफॉर्म के तौर पर देखा जाता है जो यूएस के नेतृत्व वाली अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का विकल्प बनाना चाहता है। सीधे शब्दों में कहें तो वेस्ट इसे शक की नज़र से देखता है। उन्हें लगता है एक ऐसी ताकत है जो सीधे सीधे उनके बनाए ग्लोबल सिस्टम को चैलेंज कर रही है। तो वेस्ट की मुख्य चिंताएं हैं क्या? सबसे पहली तो है इसका बढ़ता हुआ एंटी यूएस रवैया। एससीओ के जॉइंट डिक्लेरेशंस में अब अमेरिका की आलोचना साफ दिखने लगी है। दूसरा, ईरान और बेलारूस जैसे देशों का इसमें शामिल होना, जो अमेरिका के कट्टर विरोधी हैं। इससे ये गुट और भी ज्यादा एंटी वेस्टर्न लगता है। एक और बड़ी चिंता यह है कि चीन एससीओ के प्लेटफॉर्म से रूस को सपोर्ट दे रहा है, जिससे यूक्रेन युद्ध लंबा खिंच रहा है। और इन सबसे ऊपर पारदर्शिता की कमी, मतलब ग्रुप के असली लक्ष्य क्या हैं, इस पर काफी कंफ्यूजन है, जो शक को और बढ़ाता है। तो इन सब अलग अलग दृष्टिकोणों को मिलाकर देखें तो इस शिखर सम्मेलन से निकलता क्या है? क्या सच में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, या फिर कहानी कुछ और है? लेकिन यहां कहानी में एक ट्विस्ट है। एससीओ की सबसे बड़ी चुनौती कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि इसके अपने सदस्य हैं। सोचकर देखिए, भारत चीन के बीच सीमा विवाद, भारत पाकिस्तान की ऐतिहासिक दुश्मनी, ये जो गहरे मतभेद है ना, ये संगठन को एक असरदार ताकत बनने से रोकते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है, एससीओ में यूरेशियन जियोपॉलिटिक्स को फिर से आकार देने की क्षमता तो जरूर है, लेकिन फिलहाल ये इसकी बड़ी ताकतों के बीच कंपटीशन का एक प्लेग्राउंड ज्यादा लगता है। असली सवाल ये है कि क्या ये सच में कॉमन डेवलपमेंट के लिए है, या फिर सिर्फ बड़ी ताकतों के अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने का एक स्टेज है। और यही हमें इस पूरे एनालिसिस के आखिरी सवाल पर लाता है। क्या एससीओ सिर्फ एक प्रतीकात्मक मंच बनकर रह जाएगा, या इसमें भविष्य का असली काउंटरवेट बनने का दम है? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो तय है, इस ग्लोबल चेस बोर्ड की हर चाल पर नजर रखना अब बहुत जरूरी हो गया है।